हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अर्थात इस चैप्टर में हम चुंबक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है, किस प्रकार के पदार्थों को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे सभी चुंबकत्व। हेडिंग डालने के बाद लिखो, देखो, ऐसे पदार्थ जो लो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहलाते हैं या चुंबक कहते हैं। एवं लोह पदार्थों को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखो भाई, चुंबक पहला प्रकार होता है प्राकृतिक चुंबक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। दूसरा है कृत्रिम चुंबक, जो हम लैब वगैरह में बनाते हैं, वो होता है कृत्रिम चुंबक। और प्राकृतिक चुंबक होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक चुंबक। पहले हेडिंग डाल लेंगे प्राकृतिक चुंबक। अब देखो ये किस प्रकार होता है। प्रकृति में लोह एक्स मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र Fe3O4 होता है। और इस लोह एक्स में लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं जो आकर्षित करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी इसके अंदर ही जो ये कैपेसिटी होती है कि लोहे के कणों को आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। यानी प्रकृति से पहले ही प्राप्त है, इसलिए प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, और जब इस एक्स को मध्य बिंदु से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो यह पृथ्वी की उत्तर व दक्षिण दिशा को निरूपित करता है। जैसे यहाँ से कोई धागे से बांध के इस प्रकार लटका दें, तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निरूपित करता है। अर्थात प्रकृति की उत्तर व जो दक्षिण दिशा है उसको ये डिनोट एंड बता देता है। ठीक है, इसलिए इस गुण का उपयोग दिशा याद करने में करते हैं। अर्थात हम इसका उपयोग किसी के डायरेक्शन याद करने में करते हैं। ठीक है, और दिशा याद करने के लिए कंपास बॉक्स में काम में लिया जाता है। देखो, जब भी हम जैसे कोई समुंदर में अर्थात जैसे कोई रेगिस्तान में चलते हैं, तो वहाँ पर दिशा हमें याद नहीं होती है, इसलिए उसको कंपास सुई में काम लेकर हम इसको दिशा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चुंबकीय सुई के तीर का निशान उत्तर की ओर निरूपित करता है। यानी जो इसमें चुंबकीय सुई होती है ना, उसका जो तीर का निशान होता है ना, वो नॉर्थ साइड में होता है। ठीक है, इसका उपयोग जलयान, वायुयान, पनडुब्बी व रेगिस्तान में किया जाता है। यानी जैसे एरोप्लेन में, और जैसे पानी की जहाज होती है ना, पनडुब्बी, ठीक है, उसमें, और रेगिस्तान में, जहाँ तक कोई यानी कि पूरा रेगिस्तान यानी कि मिट्टी मिट्टी दिखती है, तो उससे हमें डायरेक्शन नहीं प्राप्त होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करके वहाँ डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखो कृत्रिम चुंबक, यानी कि हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, वो कौन सा चुंबक होता है? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो, ऐसे पदार्थ जिन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर इन पदार्थों में चुंबक का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? चुंबक का गुण आ जाता है, और ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे चुंबक यानी आकर्षण प्रतिकर्षण जैसे भी करती है, उसी प्रकार ये पदार्थ इसकी तरह व्यवहार करने लग जाते। इसके बाद देखो, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर कुछ पदार्थों में चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, और कुछ पदार्थों में चुंबकत्व का गुण शेष रह जाता है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाया और उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा। ठीक है, हटाने पर उसमें कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें चुंबक लगाया और चुंबकीय गुण आ जाते हैं, और उसको हटाने पर उसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व यानी आकर्षण करने की यानी कि वैल्यू रह जाती है उसके अंदर। ठीक है, वो गुण रह जाता है उसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है भाई, ये जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, दंड चुंबक, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत घंटी और विद्युत क्रेन आदि में इसका
उपयोग किया जाता है, या इस प्रकार के जो चुंबक होते हैं ना उसमें कृत्रिम चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। यानी हमारे पास कोई छड़ है NH चुंबक, ठीक है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार निकालेंगे। देखो, छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता व लंबाई, प्रभावकारी लंबाई की गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे m से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसके बाद देखो, जिसकी दिशा n ध्रुव से n ध्रुव की ओर होती है, यानी जिसकी दिशा S यानी साउथ, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। जैसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, देखो ये हमारे पास NS कोई चुंबक है, ठीक है, इसका दक्षिण ध्रुव तो ये है और उत्तर ध्रुव ये है। ठीक है, इस चुंबक की S और N की लंबाई क्या है, 2L चुंबक की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चुंबकीय, इसकी चुंबकीय प्रबलता -m है और इसकी है +m। ठीक है, तो देखो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्रबलता तो क्या है, m है, स्मॉल m, ठीक है, और वो साउथ की साइड तो माइनस रहेगी और नॉर्थ की साइड प्लस रहेगी। तो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता ले लिया m और प्रभावकारी लंबाई 2 है, तो ये क्या प्राप्त हो गया, हमें चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका मात्रक देखते हैं। देखो मात्रक m बराबर एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया मात्रक चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है, इसके बाद इसकी विमा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीटर की वैल्यू कितनी है 2, तो एल की वैल्यू तो 2 प्राप्त हो जाएगी, और एम्पियर की 1 है और अन्य की टर्म है नहीं, तो m0 और t की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। ये चुंबकीय आघूर्ण की विमा प्राप्त हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखो हेडिंग डाल लिया सभी ने, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी छड़ चुंबक पर लगने वाले चुंबकीय बल तथा छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि यह एक सदिश राशि, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन चुंबकीय बल के अनुदिश ही होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किस प्रकार होती है, जिस प्रकार मैग्नेटिक फोर्स होगा उसी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। माना एक छड़ चुंबक जिसका ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें छड़ चुंबक पर लगने वाला चुंबकीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स m ले लेते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर चुंबकीय बल अपॉन ध्रुव प्रबलता। चुंबकीय बल क्या ले रखा है, F वेक्टर, और ये ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसके बाद देखो यहाँ से F वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो ये B इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया चुंबकीय बल। ठीक है, इसके बाद देखो यदि m बराबर 1 एम्पियर इंटू मीटर ले ले, तो m की वैल्यू यानी ध्रुव प्रबलता की वैल्यू 1 ले ले, तो इसके बाद में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चुंबकीय बल के बराबर प्राप्त हो जाती है। अर्थात इसको इस प्रकार लिख सकते हैं थ्योरी के रूप में। देखो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक की एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है इस इक्वेशन का। इसके बाद देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक लिखते हैं, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ऐसे टेस्ला भी कह सकते हैं और या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये इसका मात्रक हो गया। इसके बाद न्यू टॉपिक देखिए, छड़ चुंबक के कारण r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमारे पास कोई NS छड़ चुंबक है जिसके r दूरी पर दूसरी चुंबकीय छड़ चुंबक है, तो एक के कारण दूसरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर एक NS चुंबक है, मैं एक बार डायग्राम समझा देता हूँ पहले। यहाँ एक NS चुंबक है, ठीक है, S
एन, ठीक है। इसकी ध्रुव प्रबलता है एम, ठीक है। ये स्मॉल है यहाँ पर, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, इससे आर दूरी पर दूसरी छड़ चुंबक है N1 S1, ठीक है। इसकी ध्रुव प्रबलता है M1 P पॉइंट पर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, तो देखो किस प्रकार करेंगे। माना एक छड़ चुंबक NS लेते हैं जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m व प्रभावकारी लंबाई 2L है, ठीक है। इस छड़ चुंबक से R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए बिंदु P पर N1 S1 एक छड़ चुंबक लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m1 है, ये इसकी थ्योरी हो गई। इसकी एक तरह से जो मान रहे हैं हम, एक चुंबक ले रहे हैं NS, दूसरा ले रहे हैं N1 S1, R दूरी पर यहाँ पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी थ्योरी हम यहाँ तक लिख चुके हैं। इसके बाद देखो, अतः दोनों छड़ चुंबकों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल F है, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से देखिए, F बराबर μ0/4 M1 M2 होता है, तो यहाँ M1 की जगह M स्मॉल m और दूसरे M2 की जगह स्मॉल m1 अपॉन R², इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखो, अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो तो चुंबकीय क्षेत्र B हो बराबर F/M1, ठीक है। ऊपर के सूत्र से चुंबकीय फोर्स अपॉन ध्रुव प्रबलता, ठीक है। इक्वेशन दे देंगे सेकंड, इक्वेशन दे दिया सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में B की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर देखो, इक्वेशन सेकंड में यहाँ F की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करने पर, 1 से पुट करने पर देखो क्या होगा, μ0/4 M1 और अपॉन M1 से M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म प्राप्त हो जाएगी अपने। यहाँ M1 से M1 कैंसिल हो गया और इसके बाद में हमें टर्म प्राप्त हो जाएगी μ0/4 M/R², ठीक है। इक्वेशन दे देंगे 3 नंबर दे देंगे इसे, या तो 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। इसको दे देंगे 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। इसके बाद देखो, जो कि छड़ चुंबक के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र है, ठीक है। इसके बाद देखो समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है ना, इसमें μ0/4 और m क्या है, कांस्टेंट राशि है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना 1/R² के समानुपाती होती है। देखो किस प्रकार, जैसे इसका ग्राफ ही डिनोट करेंगे, तो इधर तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और इधर है दूरी जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद की थी, ठीक है। ये O बिंदु मूल बिंदु है, ठीक है, और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर B, तो ये इस प्रकार आएगा ग्राफ, इस प्रकार डिनोट कर देंगे, इसे ग्राफ को दर्शा देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात जैसे जैसे दूरी की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे जैसे दूरी की वैल्यू कम करते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो समीकरण 4 है, ये समीकरण 4 से स्पष्ट है कि छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, 1/R²। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक पर लगने वाला बलागुण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, माना एक छड़ चुंबक NS एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में थीटा कोण पर स्थित है। देखो किस प्रकार है, देखो यहाँ पर एक सर्वप्रथम तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है B वेक्टर, ठीक है। सर्वप्रथम इसको डिनोट कर दिया, देखो किस प्रकार, ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, टीचू टीचू टीचू,
हो गया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद देखो ये है छड़ चुंबक, 2L लंबाई की छड़ चुंबक है, NS, ये साउथ दक्षिण, ये नॉर्थ उत्तर साइड है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर चुंबकीय प्रबलता इसकी है +M, इसकी है -M, ठीक है। इसके कारण जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो क्या होगा, देखो F2 बराबर +MB, ठीक है। इसके कारण इधर लगने वाला चुंबकीय बल होगा -MB, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी N से P तक की दूरी हो जाएगी NP यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई, ठीक है। अब इसको देखो स्थित है, और इसके N ध्रुव पर लगने वाला फोर्स F1 बराबर MB है, MS ध्रुव पर लगने वाला फोर्स M2 बराबर -MB है, ठीक है। ये दोनों तो हमने ऊपर दर्शा दिए। अब इसके बाद देखो ये दोनों बल परिमाण में समान किंतु दिशा में एक दूसरे की विपरीत है, अतः ये छड़ चुंबक पर बल युग्म लगाते हैं जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कि जैसे इधर तो ये खींचेगा और इधर ये खींचेगा तो ये बल आघूर्ण लगा देंगे इस पर, ठीक है। इसको तो इसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है बल आघूर्ण का, देखो बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण इंटू बलों के बीच में लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी तो क्या है, NP है, N से P पॉइंट तक, ठीक है। और बल का परिणाम F ले लेंगे और बल आघूर्ण को दर्शा देंगे टो से, तो F बराबर MB ले लिया, ठीक है। परिमाण लेना है यहाँ पर, तो प्लस दोनों का माइनस का भी प्लस हो जाएगा मैग्नीट्यूड लेने पर, ठीक है। तो इसके बाद NP ऐसे कैसे इक्वेशन दे देंगे 1 नंबर। यहाँ तक समझ में आया, यस, ओके। इसके बाद देखो हमें त्रिभुज SNP से देखेंगे तो देखो लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लंब की वैल्यू क्या हो जाएगा NP और कर्ण की 2L, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद देखो NP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2L साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड दे देंगे, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से देखो NP की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये NP की वैल्यू रख दी। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो देखो M इंटू 2L B साइन थीटा, ठीक है। और M इंटू 2L क्या होता है, बल आघूर्ण, स्मॉल M इंटू 2L, प्रभावकारी लंबाई और ध्रुव प्रबलता, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण टो है वो चुंबकीय आघूर्ण की फॉर्म में प्राप्त कर लिया हमने, इक्वेशन दे देंगे 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण को सूत्र को डिनोट कर रहा है, ये सूत्र आ गया, ठीक है। इसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं MB साइन थीटा n कैप। यहाँ जो देखो चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो n कैप है। यहाँ इकाई सदिश ले लिया, इकाई सदिश क्या है, जो इसकी डायरेक्शन है वो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे A क्रॉस B क्रॉस हम जानते हैं, A क्रॉस का मैग्नीट्यूड B क्रॉस का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, इसको हम A क्रॉस B क्रॉस के रूप में लिख सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये इसका सदिश रूप आ गया, ठीक है। इसके बाद इसकी स्पेशल कंडीशन, इसके बाद इसकी स्पेशल कंडीशन किस प्रकार होंगी, देखिए 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन है यदि M वेक्टर व B वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र और जो ये चुंबकीय आघूर्ण है ना वो एक दूसरे के समांतर होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं 0 होती है, तो टो का मान बल आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी, यदि M वेक्टर व B वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो अर्थात परपेंडिकुलर हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1,
तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो टो बराबर एम बी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा टो बराबर एम बी, ये मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा, यानी अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंडीशन नंबर 3 क्या होगी देखो, यदि एम वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर हो, प्रति समांतर यानी थीटा बराबर 180 डिग्री हो, ठीक है 180 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टो बराबर एम बी माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखिए नीचे, सॉरी जीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू माइनस, सॉरी इसकी वैल्यू माइनस नहीं होगी। देखो साइन का ग्राफ इस प्रकार चलता है, थोड़ा देख लीजिए एक बार, ये माइनस नहीं होगी, जीरो होगा इसकी वैल्यू, जैसे इस प्रकार चलता है साइन का ग्राफ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो पर कितनी होगी, साइन 0 डिग्री पर तो जीरो, और साइन 180 डिग्री पर भी क्या होगा, जीरो होगी, ठीक है, वो कोस की होती है 180 पे माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना भाई, गलती हो गई, टो बराबर 0 डिग्री, ठीक है, तो देखो नीचे टो बराबर 0 होगा तो देखो इस अवस्था को स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक, सेम ऊपर वाले की तरह। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चुंबकीय बल रेखाएं, जिस प्रकार विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी प्रकार भी चुंबकीय बल रेखाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में एकांक ध्रुव प्रबलता के उत्तरी ध्रुव से पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण यह उत्तरी ध्रुव जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं निम्न चित्र से दर्शाई गई, देखो जैसे ये हमारे पास कोई चुंबक है NS, ठीक है, NS ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये है प्लस M ध्रुव प्रबलता, इसकी माइनस M ध्रुव प्रबलता, ठीक है। अब S से निकलेंगे और S में, N से निकलेंगे और S में प्रवेश करेंगे, किस प्रकार, इस प्रकार करेंगे भाई, देखो इस प्रकार, इससे तो निकलेंगी और S में प्रवेश करेंगे, सेम इसी नीचे वाले की तरफ, ठीक है। इसको विद्युत बल, सॉरी चुंबकीय बल रेखाओं को इस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको इधर दिखा देंगे और इधर आ जाएंगी, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता होती है देखो, वो भी देख लीजिए। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता, पहली विशेषता क्या होती है देखिए, छड़ चुंबक के N ध्रुव से चुंबक बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलती है। देखो यहाँ से जो मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, जो N सिरा है ना, ये यहाँ से हमेशा चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलती है, पहली विशेषता ये। दूसरी देखो, दूसरी विशेषता देखो भाई, छड़ चुंबक के S ध्रुव में चुंबकीय बल रेखा सदैव अंदर की ओर समाहित होती हैं, जैसे N S, तो यहाँ से तो निकलेंगी और S में समाहित हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा देखो, जहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ जहाँ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ से निकल रही हैं तो उसके स्पर्श रेखा हम खींच देंगे ना, तो उस बिंदु की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट क्या है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होती हैं जो कि असंभव है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। 6 नंबर पॉइंट क्या है देखो, किसी बंद पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि कोई बंद पृष्ठ है, उसे एकांक क्षेत्रफल यानी फिक्स कर दे, एकांक कर दे, तो उससे जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको फाई बी से डिनोट करते हैं। तो सभी हेडिंग डाल लेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है देखिए,
किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स फाई भी कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, अर्थात ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। इसके बाद देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर व क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे कि बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश दोनों को अदिश गुणनफल यानी डॉट, उसको क्या कहते हैं? डी फाई बी चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। माना कि अल्पांश से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स डी फाई बी है तो क्या होगा? देखें, ये हो गया सूत्र से इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं इसे। आगे देखो, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो। संपूर्ण पृष्ठ के लेंगे तो सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। इक्वेशन एक की समीकरण एक की वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो फाई बी बराबर आ गया बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स आ गया है यहाँ पर। अब इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम किस प्रकार होगा? सभी हेडिंग डालेंगे। सर्वप्रथम चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स 0 होता है। यही चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। यानी कि जो बंद पृष्ठ जो निकलेंगी ना विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, अर्थात जो नेट फ्लक्स का मान होगा वो 0 कर देंगे, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम यही दिया था कि जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का गाउसियन नियम कहते हैं। जैसे फाई बी बराबर 0, 0 तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0। देखो यही क्या है हमारे पास? गाउस के नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, इसके बाद देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होने का अर्थ है कि बंद पृष्ठ में से जितनी चुंबकीय रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। ठीक है, इसलिए तभी ये चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? फाई बी बराबर 0 होगा। यानी नेट फ्लक्स की वैल्यू तभी 0 होगी जब चुंबकीय बल रेखाएं जितनी प्रवेश करेंगी ना उतनी ही बाहर निकलेंगी। ठीक है, आगे देखो, चुंबकत्व, भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व किसे कहते हैं? यानी भूमि के अंदर जो चुंबक है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व। देखो, पृथ्वी की एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किस प्रकार करती है? देखो, इसलिए पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व की व्याख्या निम्न उदाहरणों से की जा सकती है। 3 एग्जाम्पल लेंगे, उससे पृथ्वी के जो चुंबकत्व की व्याख्या करेंगे हम। पहला देखो, पहला, जब छड़ चुंबक के मध्य बिंदु को धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो यह पृथ्वी की उत्तर व दक्षिण दिशा को निरूपित करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम धागे से एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक यानी कि एकदम कोई भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो जो पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, पहला। सेकंड पॉइंट देखो, जब लोहे की छड़ को पृथ्वी पर गड्ढा करके उसमें गाड़ दिया जाता है तो कुछ वर्ष बाद इस छड़ चुंबक को बाहर निकाला जाता है तो इस छड़ चुंबक के लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इसके आकर्षण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करे। अर्थात जब कोई भी रोड है हम उसे पृथ्वी में यानी गड्ढा करके गाड़ देते हैं तो कुछ समय बाद निकालने पर यह यानी आकर्षण कुछ लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह तभी संभव है जब पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करे। ठीक है, तो इस सेकेंड एग्जाम्पल से भी हम डिनोट कर दिया। इसके बाद देखो तीसरा एग्जाम्पल, जब चुंबकीय सुई को पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है तो 2 स्थान ऐसे प्राप्त होते हैं जहां चुंबकीय सुई तल के लंबवत होती है एवं 2 स्थान ऐसे प्राप्त होते हैं
जहाँ चुंबकीय सुई तल के समांतर होती है। तो कौन कौन से तल है देखो, वे दो स्थान जहाँ पर चुंबकीय सुई तल के लंबवत होती है उन्हें पृथ्वी का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और वे स्थान जहाँ पर चुंबकीय सुई तल के समांतर होती है उन स्थानों को पृथ्वी की निरक्ष अक्ष कहते हैं, ठीक है। और इन निरक्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वो मध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ भी लिख लेंगे, देखो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। एम भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले लंबवत तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो यहाँ कुछ थ्योरी है, तो इसको जल्दी जल्दी इस प्रकार ही पढ़ेंगे और जो डेरिवेशन आएगा उसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व यानी भूमि के अंदर जो चुंबकत्व की तरह व्यवहार करती है ना, तो इसके कुछ अवयव होंगे। पहला देखो इसकी डेफिनेशन सर्वप्रथम, पृथ्वी का चुंबकत्व जिन राशियों पर निर्भर करता है उन राशियों को भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। पहला देखो भूचुंबकत्व के अवयव निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला दिक्पात कोण, दूसरा नति या नमन कोण और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। ये तीन इसके क्या होते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उसको इन कार्य करते हैं, कौन आकर्षित करता है, कौन प्रतिकर्षित करता है, उसकी कंप्लीट करेंगे हम व्याख्या। तो हम करते हैं चुंबकीय पदार्थ सर्वप्रथम किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलो देखो, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की आकर्षित एवं प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, आकर्षित यानी उसके पास जाते हैं, प्रतिकर्षित उससे दूर आते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला लोह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो हर की डेफिनेशन अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे सर्वप्रथम, देखो लोह चुंबकीय पदार्थ ये किस प्रकार होता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, एल निको, कोबाल्ट, स्टील ईटीसी, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। ये क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ अल्प रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये एल्यूमिनियम CuCl2, द्रव्य O2 और आयरन के लवण ETC, ठीक है। अंत में तीसरा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो ये किस प्रकार होगा, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं यानी रिपल्सन होते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, विस्मित, हीरा, द्रव्य H2, द्रव्य हीलियम ETC, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। वो चुंबकीय तीव्रता, ये चुंबकन तीव्रता, ठीक है। ये क्या होती है, इसे I से तो डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तीव्रता कहते हैं। जैसे चुंबकन तीव्रता बराबर चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन। तो देखो चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M और आयतन V, तो कैपिटल M अपॉन V, चुंबकन तीव्रता आ गई I, यहाँ पर इक्वेशन दे देंगे 1। इसके बाद इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है देखो चुंबकन क्षेत्र। ये क्या होता है, इसको देख लीजिए। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को रखने पर इन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण आ जाता है, चुंबकन क्षेत्र H कहलाता है। इसे H से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ही होती है। चुंबकन क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है,
जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी डायरेक्शन में चुंबकन क्षेत्र की दिशा होती है। देखो नीचे वायु के लिए पी नोट अपॉन म्यू नोट प्राप्त हो जाएगा। जैसे वायु या निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, बी नोट से, ठीक है। इसी प्रकार म्यू नोट से वायु या निर्वात में चुंबकीयशीलता को, ठीक है। इसके बाद इसका आ जाएगा म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो चुंबकन क्षेत्र की वैल्यू लिखेंगे तो देखो वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर वेबर से वेबर कैंसिल आउट और ये ऊपर जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर से मीटर यहाँ पर कैंसिल आउट भी हो सकता है और ये कैंसिल आउट होने के बाद एम्पियर अपॉन मीटर बच जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की। इसके बाद देखो चुंबकीय पारगम्यता, ये क्या होता है देखिए, इससे म्यू से डिनोट करते हैं सर्वप्रथम तो, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखिए, किसी माध्यम से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की क्षमता को उस माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। यानी जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी ज़्यादा गुजरेंगी कम गुजरेंगी, तो उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता म्यू कहते हैं, ठीक है। इसे म्यू से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। माध्यम के लिए लेंगे तो म्यू बराबर बी अपॉन एच, और निर्वात के लिए लेंगे तो म्यू नोट और बी नोट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे रहेगा वो, यहाँ पर निर्वात के लिए म्यू नोट और बी नोट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, ये क्या होती है देखिए, इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, देखो माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता म्यू तथा वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता म्यू नोट के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, जिसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, म्यू से म्यू नोट का कैंसिल आउट हो जाता है और ये विमाहीन राशि होती है, यानी इसकी कोई विमा भी नहीं होती है, ठीक है। और जो पदार्थ होते हैं ना हमारे पास, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, उसके लिए म्यू आर की वैल्यू क्या क्या होती है देखिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा देखो पॉइंट, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन होंगी आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। इसके बाद आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो, चुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता का मान चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है, आई समानुपाती एच। तो इसको यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि आएगी, जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, काई कहते हैं, ठीक है। यह एक नियतांक है जिसे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ से काई की वैल्यू निकालेंगे तो ये एच इसके अपोन में जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि चुंबकन क्षेत्र की वैल्यू 1 एम्पियर अपॉन मीटर ले ले तो काई की वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है देखिए, चुंबकीय पदार्थों पर एकांक चुंबकन क्षेत्र आरोपित करने पर चुंबकीय पदार्थों में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता को चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 ले लेंगे तो जो भी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति के बराबर होगी, ठीक है। यह एक मात्रकहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा भी नहीं होती है। इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ राशियां हैं जिनमें हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो किस प्रकार है देखो। परिनलिका में कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के कारण वायु या निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी नोट, ठीक है, तथा चुंबकीय पदार्थों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को B1 मान लेंगे। इसके योग के बराबर होता है, देखो B बराबर B नोट अपॉन B1, इक्वेशन 1 दे देंगे। अब देखो आगे, चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान पदार्थों में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। तो B1 की वैल्यू समानुपाती आई,
यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि यानी म्यू नोट आ जाएगी, म्यू नोट, ठीक है। इसी प्रकार एम बी नोट बराबर म्यू नोट एच। ये सूत्र हम चुंबकीय पारगम्यता से पीछे से उठा लिया डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद में बी नोट और बी वन की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद देखो म्यू नोट कॉमन लिया तो एच प्लस आई, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बी बराबर म्यू एच, ठीक है। यहाँ पर इसकी बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद म्यू एच बराबर म्यू नोट एच, अब एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस आई अपॉन एच, यहाँ तक। अब हम जानते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर आई अपॉन एच, ठीक है। देखो इसको काई की वैल्यू लिखने पर यहाँ पर म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस काई, ठीक है। इस म्यू नोट को नीचे ले जाएंगे तो देखो म्यू अपॉन म्यू नोट 1 प्लस काई। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं म्यू अपॉन म्यू नोट बराबर म्यू आर होता है, तो यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू लिखने पर 1 प्लस काई, यानी कि इन सभी राशियों में यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट किया हमने, ठीक है, जो अपन आगे न्यूमेरिकल में निकालने में काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, पदार्थों की गुणात्मक व्याख्या। गुणात्मक व्याख्या क्या होती है कि पदार्थों के उनके गुण के आधार पर व्याख्या, ठीक है। तो पहला पदार्थ ले लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसकी किस प्रकार व्याख्या करेंगे, देखिए गुण के हिसाब से। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पहला बात तो ये होगी। दूसरी बात देखो, जब इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये तीव्र चुंबकीय क्षेत्र से अलग चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी दो गुणों के हिसाब से हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बता सकते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ठीक है। दूसरा देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सर्वप्रथम। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ अलग रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जब इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ अलग चुंबकीय क्षेत्र से तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की ओर अलग रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है। यानी कि असमान में रखेंगे तो अलग चुंबकीय क्षेत्र से तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएंगे नॉर्मल रूप से, ठीक है। इन पदार्थों की व्याख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत या ध्रुवीय अणु सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, CuCl2, ध्रुव O2, आयरन के लवण आदि, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो इनकी अलग अलग डायरेक्शन है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित करने के बाद ये फिक्स डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं सभी, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के बाद चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद देखो 3 नंबर, लोह चुंबकीय पदार्थ। ये किस प्रकार के होते हैं। देखो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ तीव्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जब इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये पदार्थ अलग चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर तीव्र रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं या कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद देखो क्यूरी का नेम व क्यूरी ताप क्या होता है। देखो सर्व हेडिंग डालेंगे, क्यूरी का नेम या क्यूरी ताप। चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात देखो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर भी निर्भर करती है। ताप पर और पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। किस प्रकार करती है। देखो क्यूरी के अनुसार प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो इसके सूत्र से किस प्रकार लिखेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो इसकी इकाई है चुंबकीय प्रवृत्ति ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक
कांस्टेंट राशि ले लेंगे जिसका मान क्या होगा, c होगा। ठीक है, अब जिसे क्या कहते हैं, क्यूरी नियतांक कहते हैं। अब इसके बाद देखो, लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्यूरी वाइस नामक वैज्ञानिक ने निम्न सूत्र द्वारा दिया। क्या दिया देखो, काई बराबर C/T माइनस TC इक्वेशन 2। अब यहाँ पर T क्या है, ताप है, और TC क्या है, क्यूरी ताप, ये C से डिनोट कर देंगे नीचे। ठीक है, इसके बाद देखो, काई क्या है, लो है चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। इसके बाद क्यूरी टेम्परेचर, इसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो, वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है क्यूरी ताप कहलाता है। इससे TC से व्यक्त करते हैं। यह होगा क्यूरी ताप, और ऊपर होगा क्यूरी नियतांक, किसे कहते हैं, या क्यूरी का नियम। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज क्या क्या टॉपिक किए देखो, शुरू से हम डिनोट करते हैं। सर्वप्रथम हमने किया चुंबकत्व। चुंबकत्व कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। ठीक है, 3 टॉपिक ये किए। उसके बाद में हमने किया है छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, जिसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने किया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे B वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक किया है छड़ चुंबक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसके बाद में हमने किया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हुआ था वो याद किया था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने किया है चुंबकीय बल रेखा। इसके बाद चुंबकीय बल रेखा की विशेषताएं। ठीक है, और उसके बाद में हमने किया है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में हमने किया है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। ठीक है, और उसके बाद में हमने किया है भूचुंबकत्व। ठीक है, उसके 3 पॉइंट कर लिए हमने। और नेक्स्ट हमने किया है भूचुंबकत्व के अवयव, जो 3 अवयव थे। ठीक है, और उसके बाद में हमने किया है चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। उन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन की है। ठीक है, उसके बाद में हमने किया है चुंबक क्षेत्र H, जिसकी डेफिनेशन की। उसके बाद चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन की है। नेक्स्ट किया है आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, जिसको μr से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमने किया है चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने किया है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, जैसे काई और μr H में किस प्रकार सभी में संबंध किया है। ठीक है, इसके बाद किया है चुंबकीय पदार्थों की गुणात्मक व्याख्या, यानी लोह चुंबकीय अलग किया है, अनुचुंबकीय अलग किया है। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की गुणात्मक व्याख्या अलग की। उसके बाद क्यूरी का नियम, और अंत में किया है क्यूरी ताप। अप्रोक्सीमेट हमने 10 से 12 टॉपिक किए हैं जो मेन है। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पहले से हो तो लाइक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।